गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। पेपर 2 ज़ूलॉजी सेक्शन से ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस चैप्टर में हमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी करना है, एक है हेल्थ और दूसरा है डिजीजेस। कुछ कॉमन चीजें हमें हेल्थ के बारे में पढ़ना है और कुछ कॉमन डिजीजेस जो इंसानों को होती है उसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज हेल्थ, या आप किस इंडिविजुअल को हेल्दी इंडिविजुअल कहेंगे, तो आप कहेंगे सर अगर कोई इंडिविजुअल मेंटली फिट है तो हम उसे हेल्दी इंडिविजुअल कह सकते हैं, या अगर कोई इंडिविजुअल फिजिकली फिट है तो हम उसे हेल्दी इंडिविजुअल कह सकते हैं। आई वुड से यस, यू आर राइट। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें हेल्थ का एक सिंपल डेफिनेशन दिया है। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। एक ऐसी कंडीशन जहां पे एक इंडिविजुअल अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली फिट और सोशली फिट पाता है, ऐसी कंडीशन को हम हेल्दी कंडीशन कहते हैं और उस इंडिविजुअल को हम हेल्दी इंडिविजुअल कहते हैं। अगर ये तीनों फैक्टर में से अगर कोई एक फैक्टर भी इंडिविजुअल का डिस्टर्ब होता है तो हम ये कहते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस हमको इजीली समझ में आता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल फिटनेस? सोशल फिटनेस का मतलब यह हुआ कि वो बंदा जिस समाज में रहता है उस समाज में उसको लोग सोशली रिकॉग्नाइज करते हो और लोगों के दरमियान उसका जो रिकॉग्निशन है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह होना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि अगर किसी इंडिविजुअल का कोई एक फैक्टर भी डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और जब उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो जाहिर सी बात है वो अपने आप के अंदर एक वीकनेस को फील करता है और उस इम्यून सिस्टम के डिस्टर्बेंस की वजह से वो बीमार पड़ जाता है एंड वी सेज दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। ना बीमारी होती कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट इज अबाउट हेल्थ एंड सेकेंड इज अबाउट डिजीज। एक इंडिविजुअल को बीमारी उस वक्त होती है जब उसके बॉडी में बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स को हम लोग पैथोजन भी कह सकते हैं। पैथोजन बायोलॉजी के अंदर उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उन सारे जीव जंतुओं को कहा जाता है जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। मिसाल के तौर पर वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरस भी हो सकते हैं, वो फंगस भी हो सकते हैं, वो पैरासाइट भी हो सकते हैं। लाइक दैट देयर आर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीजेस। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारी बॉडी में बाहर से आते हैं, इसीलिए हम इन्हें फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये दो जो मैंने आपके सामने टर्मिनोलॉजी रखा, एक हेल्थ के बारे में और दूसरा डिजीज के बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। उसका ऑपोजिट हम लोग अगर देखेंगे कि इंडिविजुअल अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल और सोशल फैक्टर की वजह से, एंड ही सफर फ्रॉम द डिजीज। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं इंडिविजुअल है जिसको टाइफॉइड हुआ है। अब हमें ये कैसा पता चलेगा कि उसको टाइफॉइड हुआ है? तो टाइफॉइड एक डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है जो एक बैक्टीरिया से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हमारी बॉडी में आता है। साल्मोनेला टाइफी जब हमारी बॉडी में आता है और अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा एंड वी विल सफर फ्रॉम अ डिजीज। डॉक्टर विल सिंपली से you go to the pathological lab and do a blood testing, and after having blood test doctor will come to know that
your body consists of one bacteria and the name of that bacteria is Salmonella typhi. So you will also come to know that because of that pathogen or because of that bacteria which is known as Salmonella typhi, you are suffering from a disease called typhoid. After health and disease, we have to study about third important topic, and it is antigen and antibody. एंटीजन और एंटीबॉडी होता क्या है? मैंने जस्ट अभी आपको एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स कि बाहर से जो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आए उसको हम एंटीजन कहते हैं. जैसे टाइफॉइड का जो एंटीजन है वो है साल्मोनेला टाइफी, और एंटीजन के रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो नेचुरल केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है उस एंटीजन को किल करने के लिए उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी. सो वेरी सिंपल इज व्हाट एंटीजन्स आर द फॉरेन पार्टिकल्स and in response to antigen the chemical substances that are produced is known as antibody. I hope this is very simple and you people are getting it very simply. I have discussed about health, second I discussed about disease, and third I discussed about antigen and antibody. Now students, we are moving towards a very important topic of this chapter, and it is immunity. Very important topic of this chapter, immunity. Immunity होता क्या है? Basically immunity है क्या? If I will say in simple words, immunity is nothing but the natural ability of your body to fight against antigen. हमारे बॉडी की जो नेचुरल एबिलिटी है, हमारे बॉडी की जो ताकत है, हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको हम आम जुबान में इम्यूनिटी बोलते हैं. बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन आता है डिफाइन इम्यूनिटी, तो आपको तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखना है. द फर्स्ट वर्ड इज रिकॉग्नाइज. फर्स्ट वर्ड इज रिकॉग्नाइज, सेकेंड वर्ड इज destroy, and third word is eliminate. So I am giving you definition of immunity. Immunity can be defined as a natural ability of a body to recognize, destroy and eliminate foreign particles. मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या हुआ. हमारे बॉडी की नेचुरल एबिलिटी जिसके जरिए से हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि पहचानती है कि बाहर से कोई पार्टिकल हमारी बॉडी में आ जाए. रिकॉग्निशन के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं उस एंटीजन को किल करने के लिए जो हमारी बॉडी में बाहर से आया. सेकेंड स्टेप है डिस्ट्रॉय. रिकॉग्नाइज किया, अब उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा. डिस्ट्रॉय कौन करेगा? एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करेगा. और डिस्ट्रॉय करने के बाद जब वो एंटीजन हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, then we will recover 100%. इस कंडीशन को हम कहते हैं immunity. I hope you all are getting this terminology. The first one is health, second one is diseases, third one is antigen and antibody, and fourth one is immunity. Dear students, immunity के दो बेसिक टाइप्स हैं. एक इम्यूनिटी वो है जो एक इंडिविजुअल को इनबॉर्न अपनी मां से मिलता है, उसके जेनेटिक्स से मिलता है, उसे हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं या इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं. दूसरी जो टाइप है इम्यूनिटी की, जो सेकंड काइंड ऑफ इम्यूनिटी है, जो सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, वो है अक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन दोनों इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है मैं आपको आसान जुबान में समझाने की कोशिश करता हूं. इम्यूनिटी के दो बेसिक टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड अक्वायर्ड इम्यूनिटी. नाउ इनेट इम्यूनिटी का एक और नाम है इनबॉर्न इम्यूनिटी, उसका एक और नाम है नेचुरल इम्यूनिटी, उसका एक और नाम है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी एक बच्चे को पैदाइशी तौर पर उसकी मां से मिलता है, इट इज जेनेटिकली. सेकेंड जो टाइप है इम्यूनिटी का
वो है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है उसे हम समझेंगे थोड़ी देर के बाद। अक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक और नाम है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। हम इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। Innate immunity is a natural immunity, whereas acquired immunity is an artificial immunity. What does it mean? Simply I would like to say, अगर किसी इंडिविजुअल को कोई बीमारी हुई और बीमारी होने के बाद बीमारी कब होगी, जब उसके बॉडी में एंटीजन बाहर से आएगा, उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा। उसका इम्यून सिस्टम अगर डिस्टर्ब हुआ और इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होने के बाद, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होने का मतलब क्या, उसका फिजिकल फैक्टर डिस्टर्ब होगा, या तो मेंटल फैक्टर डिस्टर्ब होगा, या तो सोशल फैक्टर डिस्टर्ब होगा। और ये डिस्टर्बेंस के बाद अगर उसकी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ और वो एंटीबॉडी ने जाके उस एंटीजन को, स्पेसिफिकली एंटीजन को किल किया, तो वो अपने आप रिकवर हो गया। यानी कि उसकी बॉडी की जो नेचुरल एबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने अपने आप उसको रिकवर किया अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन or against that particular microorganism or foreign particles that was coming from the outside. Now second type is acquired immunity. What does it mean? Acquired immunity का मतलब क्या होता है? I was giving you example of typhoid. एक इंडिविजुअल को टाइफॉइड हुआ, उसने ब्लड टेस्ट कराया तो उसको मालूम पड़ा कि उसकी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया है जिसका नेम है सैल्मोनेला टाइफी। डॉक्टर जब पता करता है कि उसकी बॉडी के अंदर, डॉक्टर को जब ये मालूम पड़ता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर एंटीजन, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, तो डॉक्टर उस बंदे को कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन। डॉक्टर्स को कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और एक फिक्स कोर्स होता है उस मेडिसिन का, जो 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन अकॉर्डिंग टू दैट डिजीज in which he or she is suffering from, उस कोर्स को वो पूरा करता है। और ड्रग्स खाने के बाद उसकी बॉडी में आर्टिफिशियल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी नेचुरली एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। तो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी जब उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है तो वो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन को जाके किल करता है और उसके बाद धीरे 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 उसकी बॉडी रिकवर होती है। और जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो पैथोजन, या से फॉर एग्जांपल आई वाज गिविंग यू एग्जांपल ऑफ टाइफॉइड, सो सिंपली वी कैन से साल्मोनेला टाइफी, जब वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है तो वो 100% रिकवर हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनेट, व्हिच इज आल्सो नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल और acquired immunity. Now very important thing as far as this two types of immunity is concerned, that is innate immunity and acquired immunity. In innate immunity we have to study about 4 kinds of barriers. Now what does the word barrier means? Students, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो इंग्लिश वर्ड बैरियर है इसका मीनिंग क्या है, तो मुझे पता है कि आप में से बहुत से बच्चों को इनका मीनिंग पता होगा। इंग्लिश वर्ड बैरियर का मतलब होता है रुकावट। इंग्लिश वर्ड बैरियर का मतलब होता है बीच में आ जाना या स्टॉप कर देना। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। वी नो दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वाटर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मरीन वाटर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। एक समुद्री पानी होता है और एक मीठा पानी होता है। हमें यह पता है कि इस प्लैनेट में समुद्री पानी भी है और मीठा पानी भी है, बट ये दोनों पानी आपस में मिक्स नहीं होते। फ्रेश वाटर फिश एंड मरीन वाटर फिश, ये दोनों फिश अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं क्योंकि दोनों पानी कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता है। सो फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दे डू नॉट ट्रांसग्रेस विद ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। व्हाई? क्योंकि उनके बीच में एक बैरियर है जिसकी वजह से पानी यहां से वहां और वहां से यहां नहीं आ पाता है। सेम वे डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी, तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमारे बॉडी के वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंटीजन या तो हमारी बॉडी में नहीं आ पाता है, या अगर वो आ जाता है तो वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता है। हमें उन बैरियर्स के बारे में पढ़ना है। देयर आर 4 barriers of innate immunity. The first one is called anatomical barrier. The second one is called physiological barrier. The third one is called phagocytic barrier. And the fourth one is called inflammatory barrier. ये 4 वर्ड्स आपको याद रखना है, anatomical, physiological, phagocytic and inflammatory. जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये 4 इंपॉर्टेंट बैरियर्स अगर आप याद रखेंगे, और उन 4 इंपॉर्टेंट बैरियर्स में अगर आपने सिर्फ 4 स्पेसिफिक एग्जांपल्स याद रखा तो आप ये आंसर्स बहुत इजीली लिख सकते हो एग्जाम में। इफ दिस क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। 4 बैरियर में हम लोग पहला बैरियर कवर करते हैं, वो है एनाटॉमिकल बैरियर। स्टूडेंट्स, एनाटॉमी में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, आइदर प्लांट और एनिमल्स, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आई जस्ट वांट्स टू गिव यू वन इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ स्किन। हमारी बॉडी में जो स्किन है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम्स इन कांटेक्ट विद ह्यूमन बॉडी, तो सबसे पहली चीज जो उसको हमारी बॉडी में अंदर आने से स्टॉप करती है वो है हमारा बॉडी का स्किन। So we can simply say that skin acts as an anatomical barrier. तो जब anatomical barrier की बात आए तो आपको हमेशा स्किन का एग्जाम्पल याद रखना है। सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजी में हम लोग बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी के पीएच, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सारी चीजों की स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर में अगर आपने पीएच और टेम्परेचर का एग्जांपल याद रखा तो आप फिजियोलॉजिकल बैरियर को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, इफ द पीएच ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इफ सेकेंड एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल बैरियर का। फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी पीएच, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी किस तरह से एज अ बैरियर एक्ट करता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंटीजन, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। से फॉर एग्जांपल, if a particular microorganism has come in contact with human body, so the simple thing is that if the pH of that particular microorganism or if the temperature of that particular microorganism is not compatible with human body का pH और human body का temperature, तो इसका मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो pH है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ह्यूमन बॉडी के pH से, और अगर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से मैच नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, तो वो ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में सस्टेन नहीं कर सकता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। सिर्फ फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, और आप विदाउट एनी प्रिपरेशन किसी ऐसे एनवायरनमेंट पे चले जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो आप अपने आप को वहां पर बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे until and unless you have preparations for that. सेम थिंग्स हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट के साथ भी होता है। जब कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर और उसकी बॉडी का पीएच ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से और ह्यूमन बॉडी के पीएच से मैच नहीं खाता है। कंपैटिबल मींस मैचिंग, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता है। सो दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ बैरियर व्हिच इज नोन एज फिजियोलॉजिकल बैरियर। नाउ द थर्ड वन इज फेगोसाइटिक बैरियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड phage. Phage means to kill, and the word cyte means cell. The type of cells or a kind of cells or a cell that kills microorganism is known as phagocytic cell. Human body के अंदर बहुत सारे naturally available cells हैं,
बहुत सारे नेचुरली प्रोड्यूसिंग सेल्स ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ और सिर्फ किल करने का और डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं. यू जस्ट रिमेंबर वन एग्जांपल ऑफ lymphocyte. Lymphocytes are the chief cells of human body. Why lymphocyte is the chief cell of human body? उसका बेसिक रीजन ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम लिम्फोसाइट करता है, इसीलिए हम लोग लिम्फोसाइट को चीफ सेल्स ऑफ द बॉडी कहते हैं. आपने एक स्टेट देखा होगा, उस स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन जो मिनिस्टर होता है उसको हम सीएम कहते हैं, चीफ मिनिस्टर, बिकॉज वो चीफ होता है, उसके अंडर में सारी चीजें होती है. सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी का भी है. हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं और उन बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स में एक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है जो इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करता है और उस सेल का नाम है लिम्फोसाइट. तो आप जब फेगोसाइटिक बैरियर या सेल्यूलर बैरियर के बारे में लिखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको एक एग्जांपल याद रखना है lymphocyte का. There are so many examples that I can give you, but for the sake of your convenience, I'm just giving one example from each barrier. Last but not least is what? Inflammatory barrier. Inflammation एक English word है. Inflammation का मतलब होता है swelling हो जाना, जलन हो जाना. से फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे वुंड हो गया, कहीं पे कट हो गया, आप कहीं गिर गए, आपको जख्म आ गया, उसकी रिकवरी अपने आप होती है. और रिकवरी होने के बाद आपने देखा रहेगा कि अगर आपको वुंड हुआ रहेगा तो उसका जो आउटर सरफेस रहता है या उसके आजू बाजू का जो एरिया रहता है वहां पे आपको थोड़ा बहुत इचिंग होने लगता है. वो इचिंग क्यों होता है? वो इचिंग इसीलिए होता है कि हमारे बॉडी के अंदर वुंड का जब हीलिंग होता है तो हमारे बॉडी से कुछ नेचुरली सब्सटेंस उस वुंड से रिलीज होते हैं. दे आर केमिकल सब्सटेंसेस. वो केमिकल सब्सटेंस आउटर सरफेस पे आके स्टोर हो जाते हैं और उस आउटर सरफेस के बाहर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर नहीं आ पाता है. तो वो दो केमिकल सब्सटेंस के नेम्स मैं आपको बताता हूं जो आपको याद रखना है इन्फ्लामेटरी बैरियर में. वो दो केमिकल सब्सटेंस के नेम है हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. फर्स्ट वन इज हिस्टामाइंस एंड second word is prostaglandin. These two are chemical substances. They act as a inflammatory barrier against foreign particles. So dear students, we have studied so far these four kinds of barrier. The first one is anatomical barrier, the second one is physiological barrier, the third one is phagocytic barrier, and the fourth one is inflammatory barrier. And amongst all these four barriers you have to remember one examples for each barriers. I hope you are getting it very simply. Now after this inflammatory barrier we have second type of immunity which is known as acquired immunity. Acquired immunity also known as specific immunity. Now why it is called specific immunity? Let me clear this point. Acquired immunity हमें बाहर से मिलती है. बाहर से मिलने का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में एट अ टाइम बहुत सारा डिजीज हो सकता है. उसको टाइफाइड भी हो सकता है, उसको निमोनिया भी हो सकता है, उसको मलेरिया भी हो सकता है. लेकिन एट अ टाइम ये तीनों डिजीज को क्योर करने के लिए हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स लेना पड़ेगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे निमोनिया हुआ तो मैं टाइफाइड का ड्रग्स खा लूंगा और टाइफाइड हुआ तो मैं मलेरिया का ड्रग्स खाऊंगा. ऐसा कभी नहीं होगा. अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बैरियर्स नहीं है क्योंकि वो हमको बाहर से मिलता है. लेकिन अक्वायर्ड इम्यूनिटी के 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखना है. वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है. डिफाइन इम्यूनिटी एंड एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी. So the first character is specificity. The first word, the first character is specificity. Specificity का मतलब ये हुआ कि for a particular antigen there is a particular drug.
For a particular disease, there is a particular medicine. If a person is suffering from typhoid, he will take drugs for that disease only. If a person is suffering from pneumonia, he will take particular drugs to treat pneumonia. If a person is suffering from malaria, तो वो मलेरिया ठीक करने के लिए एक particular medicine लेगा. For a particular disease, there is a particular drug. I hope you are getting. Second one is diversity. डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरियस काइंड्स ऑफ. डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारे प्रकार के. डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा मुल्क भारत जो है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशंस हैं, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर्स को फॉलो किया जाता है. सो डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ. हमने ज्योग्राफी में एक वर्ड पढ़ा है सिंपल, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है बट वी आर वन, वी आर इंडियंस. सेम वे डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी की खास बात यह है कि इसमें एट अ टाइम बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, और उन बहुत सारी बीमारियों को हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद वी टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन. आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं बेसिकली, तो डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन देता है, दिस इज इंडियन कल्चर, तो इंडिया में हमें एट अ टाइम 3 या 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैबलेट्स दिए जाते हैं, जो हम लोग 2 से 3 दिन तक खाते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो. तो डाइवर्सिटी का मतलब यही हुआ कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एट अ टाइम बहुत सारे डिजीज को रिकॉग्नाइज कर सकती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज को रिकॉग्नाइज करती है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. हमने इससे पहले 2 पढ़ लिया है. पहला था स्पेसिफिसिटी, दूसरा है डाइवर्सिटी, तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अलग करना, डिस्टिंग्विश करना. सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का मतलब क्या हुआ? सेल्फ का मतलब ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी सेल्फ, और नॉन सेल्फ का मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में आया है, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आया है जिससे हमको बीमारी हुई है, उसे हम कहते हैं नॉन सेल्फ. तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी की खास बात यह है कि हम जब कोई पर्टिकुलर ड्रग्स लेते हैं अपने आप को किसी पर्टिकुलर बीमारी से क्योर करने के लिए, तो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, और वो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी हमारी बॉडी को रिकॉग्नाइज करती है अलग से, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया है, से फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको टाइफॉइड हो गया है, ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड. अब टाइफॉइड हो गया तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी. अब उसे उस साल्मोनेला टाइफी को बॉडी से खत्म करना है, तो वो एक पर्टिकुलर ड्रग्स खाएगा. वो ड्रग्स जब वो लेगा तो उसकी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे. वो एंटीबॉडी जाके उस साल्मोनेला टाइफी को किल करेगा, और उसके बाद वो साल्मोनेला टाइफी उसकी बॉडी से एलिमिनेट होएगा. सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ acquired immunity, which is known as discrimination between self and non-self. Now last but not least is memory. memory का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, memory means what? जैसा मैं आपको बताता हूँ कि आपको फर्स्ट एनकाउंटर जब आपका हुआ साल्मोनेला टाइफी से, आपकी बॉडी का फर्स्ट एनकाउंटर हुआ, तो आपको ये समझ में आ गया था कि मुझे फर्स्ट टाइम जब ये डिजीज हुआ तो मेरी बॉडी के अंदर ये साइंस एंड सिम्टम्स थे. मेरा सर दुखा, बदन हाथ दुखा, वॉमिटिंग हुआ, फीवर हुआ, बॉडी के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए. आपने एक पर्टिकुलर कोर्स फॉलो किया ड्रग्स का, एंड आफ्टर सम टाइम्स यू गेट रिकवर्ड. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम? कुछ महीनों के बाद आपको सेम वापस से वही लक्षण दिखाई देते हैं. तो आपकी जो मेमोरी है वो आपको क्विक रिस्पॉन्स देती है. मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल देके समझाता हूं. जैसे से फॉर एग्जांपल आपने एक गाना सुना है बॉलीवुड का, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई. आपने ये गाना सुना है. ये गाना सुनने के कुछ महीनों बाद आप फिर से जब ये गाना सुनने का ट्राई करते हैं, या आप कहीं जा रहे हैं, या आप किसी डीजे फेस्टिवल में किसी प्रोग्राम में हैं, और उस गाने का सिर्फ सॉन्ग आता है ला 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 ला, तो आपकी बॉडी अपने आप, आपकी मेमोरी अपने आप ये बताती है कि अब जो गाना बजने वाला वो कौन सा गाना है? सात समुंदर. ये हमारी मेमोरी की खास बात है.
एक और एग्जांपल, वी आर लिविंग इन मुंबई, हम लोग अक्सर डीजे में गाना सुनते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू, हम लोग ये गाना सुनते हैं और इसके बाद सेकेंड एनकाउंटर में या थर्ड एनकाउंटर में जस्ट एक म्यूजिक प्ले होता है, तो हमको फौरन पता चल जाता है कि अब जो गाना बजने वाला है वो कौन सा गाना है, डीजे वाले बाबू गाना चला। तो ये हमारी मेमोरी की खास बात है कि वो जब किसी चीज को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज करती है और कुछ इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद या कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम के बाद वही इंटरेक्शन जब वापिस होता है तो हमारी ये मेमोरी हमको क्विक और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देती है। सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी में डिजीज का भी है कि किसी इंडिविजुअल को अगर कोई डिजीज फर्स्ट टाइम हो और वो रिकवर हो गया और उसके बाद कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद उसको अगर वापस से वो सिम्टम्स होते हैं तो उसकी बॉडी उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए उसको क्विक और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देती है। सो दिस इज व्हाट अबाउट मेमोरी। सो दीज आर द 4 specific characters. The first one is specificity, second one is diversity, third one is discrimination between self and non-self, and the fourth one is memory. So I hope you have studied the characteristics and about little bit about innate immunity, barriers of innate immunity, acquired immunity, and different kinds of 4 specific characters of acquired immunity. So students, after this break, after 1 minute break, we are going to cover last 2 topics, that is cells of immune system, vaccination and structure of antibody. So हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है इस लेक्चर में। हम लोगों ने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखा है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, वैक्सीनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। नाउ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स के नेम्स याद रखना है कि वो कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं, जिसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट सेल्स के नेम याद रखना है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक सेल का नाम बताया जिसका नाम है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को हम लोग चीफ सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। गिव रीजन क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए, लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड चीफ सेल्स ऑफ बॉडी, व्हाई, गिव रीजन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट जो है वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करता है। वो फॉरेन पार्टिकल्स से हमको बचाता है, उससे वो फाइट करता है, वो एंटीजन से फाइट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। दैट इज व्हाई लिम्फोसाइट्स आर नोन एज चीफ सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिम्फोसाइट के 2 बेसिक टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बी लिम्फोसाइट और बीटा लिम्फोसाइट, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। B means bursal. You can also say beta lymphocyte, and T means thymus. Thymus is the name of endocrine gland. So these 2 are basic types of cells. These 2 are basic types of immune cells. The first one is called beta lymphocyte, and second one is called T lymphocytes. Now ये जो lymphocytes हैं, इनका mechanism of action कैसा है, ये हमारी बॉडी में एंटीजन से किस तरह से लड़ते हैं, इसे हम एक वीडियो के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बाद हम आते हैं वैक्सीनेशन पे। वैक्सीनेशन या वैक्सीन है क्या, मैं आम जुबान में आपको समझाता हूं। वैक्सीन या वैक्सीनेशन का मतलब यह होता है, हम लोग इसको आम जुबान में टीका कहते हैं कि वैक्सीन हम कहते हैं उसको टीका। हमने बचपन में बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए टीका लिया है, उसके लिए हमारे पास इंग्लिश वर्ड है वैक्सीन। वैक्सीन के ऊपर सबसे पहले काम एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स एक इंफेक्शियस डिजीज है, एक सिम्टम्स, एक हमारे पास बीमारी है स्मॉल पॉक्स या काउ पॉक्स के अगेंस्ट में एडवर्ड जेनर ने ये वैक्सीन बनाया था। इसीलिए हम लोग एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। वैक्सीनेशन बेसिकली है क्या, इंफेक्शियस डिजीज से बचाने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस किए जाते हैं उसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। और जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन रेडी रहता है
टू ट्रीट एन इंडिविजुअल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास एग्जांपल है पोलियो का, हमारे पास एग्जांपल है रेबीज का, हमारे पास एग्जांपल है काउपॉक्स का, हमारे पास एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स का। ये जितने भी इंफेक्शियस डिजीज है, तो इन इंफेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट में जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन किया जाता है एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। तो जहां भी वैक्सीनेशन का नाम आए तो आपको एडवर्ड जेनर याद रखना है, क्योंकि एडवर्ड जेनर ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाया था। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक आखिरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी क्या है, आपको पता है एंटीजन के अगेंस्ट में जो केमिकल सब्सटेंस बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, और जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उसे हम एंटीजन कहते हैं। अब ये एंटीबॉडी है क्या? अगर आपको ये 7 to 8 इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर याद है तो आप एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को आसानी से याद भी रख सकते हैं, और अगर इसके आंसर्स को अगर आपको याद रखना है तो ये 7 to 8 इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है। एक चीज और साथियों, एक चीज और स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि बायोलॉजी में आपको हर डायग्राम की प्रैक्टिस करना है। जो सिंपल डायग्राम्स है उसे आप 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, जो थोड़ा टिपिकल डायग्राम है उसे आप 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीईटी हो, फार्मेसी का, मेडिकल साइंस का, लाइफ साइंस का, या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो, आपको डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग डायग्राम्स को देखेंगे, आपके सामने डायग्राम्स प्रेजेंट किया जाएगा जिसके जरिए से आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी समझने में आसानी होगी। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये 7-8 इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको इसका पूरा आंसर याद हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन, सेकेंड वर्ड इज ग्लाइकोप्रोटीन, थर्ड वर्ड इज Y-shaped structure, fourth word is 4 polypeptide chains, fifth word is disulfide bond, sixth word is hinge, seventh word is arms and stem, and the last is 8th word is 2 regions are there, constant region and variable region। और कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन के साथ आपको सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी याद रखना है जिसका नाम है पैराटोप। पैराटोप क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने आपको बताया पहला वर्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एंटीबॉडी इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। एंटीबॉडी का एक और नाम क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी है। सेकेंड, जैसे भारत का एक और नाम क्या है? इंडिया है। उसी तरह से एंटीबॉडी का एक और नाम क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स है। सेकेंड वर्ड था ग्लाइकोप्रोटीन, तो इम्यूनोग्लोबिन के बाद आपको सेकेंड वर्ड याद रखना है ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंटीबॉडी को हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। उसका जो नेचर है वो प्रोटीनाशियस नेचर है, उसमें ग्लाइकोजन भी होता है और प्रोटीन भी होता है, इसीलिए उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। थर्ड वर्ड मैंने आपको बताया था वाई शेप। जैसे मेरा ये बॉडी है, मैं खड़ा हूं, ये मेरे 2 स्टेम हैं, ये 2 मेरे आर्म्स हैं और ये मेरा स्टेम है, तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर है। तो एंटीबॉडी का भी स्ट्रक्चर अगर आप डायग्राम देखेंगे, वी विल पुट डायग्राम, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा वाई शेप स्ट्रक्चर है। 3 वर्ड्स हो गए। चौथा जो वर्ड है, एंटीबॉडी के अंदर 4 यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें से हम लोग 2 चेन्स को हेवी चेन्स या H चेन्स कहते हैं और 2 चेन्स को लाइट चेन या L चेन्स कहते हैं। H फॉर हेवी चेन्स एंड L फॉर लाइट चेन्स। तो 4th पॉइंट में आपको 4 पॉलीपेप्टाइड वर्ड याद रखना है। 5th जो वर्ड है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंटीबॉडी का जो स्टेम वाला पार्ट है, ये जो स्टेम वाला पार्ट है, तो स्टेम वाले पार्ट में यू कैन कंसीडर द एग्जांपल ऑफ लेग्स। दोनों लेग्स आपस में एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं with the help of which bond? डाइसल्फाइड बॉन्ड। आपको याद रखना है कि एंटीबॉडी के अंदर जो स्टेम वाला रीजन है, स्टेम रीजन दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये वाई शेप स्ट्रक्चर में जो आर्म्स और स्टेम है
ये आर्म्स और स्टेम के बीच का जो रीजन है, होल्डिंग रीजन, ये होल्डिंग रीजन को हम लोग बोलते हैं हिंज, HINGE, हिंज। उसके बाद आपको 2-3 वर्ड और याद रखना है। वो 2-3 वर्ड्स कौन से हैं? वेरी सिंपल वर्ड। एंटीबॉडी में एक रीजन कांस्टेंट रीजन रहता है और दूसरा रीजन जो रहता है वो वेरिएबल रीजन रहता है। कांस्टेंट रीजन में कोई चेंज नहीं होता है। जो वेरिएबल रीजन है उसे हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन वाला रीजन बोलते हैं। यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी जिस जगह पे, इंग्लिश वर्ड साइट, SITE, साइट का मतलब होता है प्लेस, साइट मींस जगह, तो वो जगह जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं पैराटो। क्या कहते हैं? पैराटो। लास्ट सेंटेंस आपको जो याद रखना है वो ये है, लास्ट जो आपको सेंटेंस याद रखना है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडी कैरीज 2 bonds, most of the antibodies carries 2 bonds, that is why they are said to be bivalent, they are said to be bivalent. So dear students, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप याद रखेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, वाई शेप स्ट्रक्चर, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन, पैराटो, एंड लास्ट वर्ड इज बाइवेलेंट। आई होप कि आज के लेक्चर में मैंने जो चीजें आपके सामने रखी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। कुछ क्वेरीज और क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।